Equally, when you don't put the nation first, when you put your first family first, and when you have other consideration than transparency, the results are out there for you to see. When the results are out there for you to see. Sir, in the past 2 decades, in fact, in the past 2 decades, so happens that it is the first 2 decades of this millennium. And there are strange coincidences. Strange coincidences which are comparable. Both the decades suffered because of some serious global crisis. They are stark stories of how, when you have a crisis, and how a government with a feeling of the nation will have to pull the economy up in spite of it getting affected by such a stark, very difficult, challenging crisis. 10 years of one government with some crisis and 10 years of a different government with a different crisis. The comparison shown in this white paper clearly says how, if the government handles it with true sincerity, transparency, and putting the nation first. What happened after 2008, when there was a global financial crisis, and what happened post the COVID, shows clearly that if the intent of the government is sincere, if niyat और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, जो पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। उदाहरण लीजिए कोल स्कैम। मैं 3 हिस्से में इसका आंसर देने वाली सामने रख रही। कोल स्कैम का पूरे डायग्नोसिस आप समझना चाहिए, उसका करेक्टिव मेजर्स कितना होना चाहिए उसके ऊपर बात करें, और उसका नतीजा क्या हुआ वो भी मैं बोलना चाह रही हूं। सर, यूपीए गवर्नमेंट ने कोल स्कैम के द्वारा भारत देश का भयंकर नुकसान किया। भयंकर नुकसान, आमतौर का नुकसान नहीं है, हल्का फुल्का नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट में ये कहा, allocation method itself was wrongly set up, illegal backdoor route के द्वारा हुआ है, और I am quoting now, the hands of private companies for commercial use was seen in it. Commercial use unquote, क्योंकि पीछे के दरवाजे से प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट दिलाने के लिए, और मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट के विषय नहीं, मैं इसमें जोड़ रही हूं, मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जोड़ रही हूं। उसमें गुटखा कंपनी को, गुटखा तैयार करने वाले को भी कोल माइनिंग में इन्होंने लाइसेंस दिलवाए। इतना गंभीर काम किया है। और सीएजी के रिपोर्ट में सर, सीएजी के रिपोर्ट में ये बोला गया कोल स्कैम के ऊपर 1.86 लाख करोड़ का भारत के लिए नुकसान पहुंचाया। 1.86 लाख करोड़ का नुकसान इनके कोल स्कैम के वजह से भारत देश ने भुगतना पड़ा। फिर सर, सुप्रीम कोर्ट उस सिचुएशन को इतना गंभीरता से लेकर के 214
कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस को रद्द करवाया, पूरे रद्द करवाया, रद्द कर दिया। सिस्टम हो गया, बंद हो गए, सफाई हो गया, मगर उससे क्या हुआ देश का, उसका देश के लिए क्या हुआ, उसका असर देश के लिए कितना हुआ। आज उसके असेसमेंट देख लीजिए सर, जॉब लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं आया इस देश में, उसके कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, वो पूरे ठप पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोयला इंपोर्ट करना पड़ा। देश भरपूर है कोल, देश में भरपूर है कोल, फिर भी इंपोर्ट करना पड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पूरे के पूरे बंद हो गया था। और आपको भी याद होगा माननीय स्पीकर सर, आपको भी याद होगा स्पीकर सर, उस जमाने के पत्रकार लोग कितने लिखते थे। थर्मल कोल प्लांट में 3 दिन का स्टॉक है कोल, 4 दिन, 4th डे कोल नहीं है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तब तक आएगा स्टॉक, नहीं आएगा। ऐसे टेंशन में पावर प्लांट्स चलते थे उस जमाने में। स्टॉक नहीं है, कोल नहीं आ रहा, बंद हो गया 214 कोल ब्लॉक्स का लाइसेंस, कैसे चलाएंगे देश। और उसका नतीजा देख लीजिए, लॉस इन रेवेन्यू फॉर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। आज मगरमच्छी का आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स चला रहे हैं। कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कहां है सर? पूरे ईस्टर्न बाग में, पूर्वी बाग में है। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हुआ। इनका जिम्मेदारी उसमें कुछ है या नहीं? उसके लिए क्या काम किया? वेरस माननीय प्रधानमंत्री जी उधर पाइपलाइन गैस के कनेक्शन दिया, बरौनी रिफाइनरी पुनर्निर्माण किया, ये सब काम हम कर रहे हैं, मगर ये तो सत्यानाश करके गए। और सर हमने क्या करेक्टिव मेजर्स किया? हमारे करेक्टिव मेजर्स क्या है? ट्रांसपेरेंट तरीके से हम क्या कर रहे हैं? कोल माइन स्पेशल प्रोविजन एक्ट पास करवाया 2015 में। MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी एस्टैब्लिश हुआ और 100% FDI ओपन करके इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में आने के लिए अब हर फैसिलिटेशन किया, जिससे इन्वेस्टमेंट आ रही है। फिर सर कमर्शियल कोल माइनिंग, क्योंकि भारत देश आत्मनिर्भर रहना है, इसीलिए कोल माइनिंग कमर्शियली करने के लिए ओपन पॉलिसी के द्वारा करवाया। और 9 ट्रांचेस सर, 9 ट्रांचेस उस पॉलिसी के तहत ऑक्शन में 2020 से 9 ट्रांचेस 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स का अलोकेशन हुआ, ना कि पीछे के दरवाजे से मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बहन, मेरा फैलना को नहीं दिया। सर आज ये हमको क्रोनी कैपिटलिज्म पे ज्ञान देते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर ये ज्ञान देते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए सर, आपने कोयला को राख बनाया, जो कोयला भारत देश में है उसको राख बनाया। हमने अपने नीतियों के तप से कोयले को हीरा बना दिया। उसके बाद उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में। दिल्ली में ही 12 दिन का कार्यक्रम, उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के द्वारा पूरे देश में बदनाम हुआ, पूरे विदेश में बदनाम हुआ हमारा। मगर आज देखिए G20 7 प्लेसेस में पूरे भारत देश में, किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं। आप भी करो भैया, आप भी होस्ट करो, आपके चीफ मिनिस्टर भी उसमें बैठ जाओ और आपके लोकल प्रोडक्ट्स का भी उन विदेशी मेहमानों को दिखाओ, आपके टूरिज्म बढ़ाओ। ये सब करके
पूरे देश को साथ लेकर के G20 को इतना शानदार तरीके से चलाया मोदी जी ने। देश का सम्मान विदेश में बढ़ा है, ना कि बर्बाद हुआ। ये कंपैरिजन लीजिए ना, ये दोनों का। ये व्हाइट पेपर उसके ऊपर भी बात कर रही है। मैं बोलती हूं 3 उदाहरण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1976 में श्री R.K. तलवार जी होते थे एक चेयरमैन, बहुत बड़ा रिस्पेक्टेड चेयरमैन था बैंक में, ठीक है सर। वो उनके इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि उनके पसंदीदा एक पार्टी को लोन नहीं दिया, उसके कारण उनको सीबीआई के द्वारा इतना सताए। और के तलवार एकदम इंटीग्रिटी के साथ क्लीन व्यक्ति था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते थे, एकदम क्लीन एंड इंटीग्रिटी में हाई होने वाले इस व्यक्ति को, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार या दोस्त को लोन नहीं दिया, उनको सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके फिर दे वांटेड टू समहाउ रिमूव हिम, हटा भी दिया उनको। क्योंकि नहीं, ये नगरवाला नहीं है, ये एसबीआई का एक R.K. तलवार का स्टोरी है 1976। उससे पहले 1950 का स्टोरी लीजिए, मुंद्रा स्कैम। उसमें हरिदास मुंद्रा जी, ये कलकत्ता बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उसको उनके कंपनी में LIC के द्वारा लोन, LIC के द्वारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए था। I am coming, madam. I will come to speak on the white paper. Of course I will do. ठीक है सर। LIC इन्वेस्टमेंट कमेटी को इन्फ्लुएंस करके तब के 1950 में 1.26 करोड़ शेयर्स, वो डूबने वाले कंपनी में LIC के पैसा 1.26 करोड़ डलवा दिया। उसके कारण जब वो स्कैम बाहर आया, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को बलि का बकरा बना करके हटा दिया। टी कृष्णमाचारी जी को बलि का बकरा हुआ वो फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है जी। और ये चरित्र हम मन में रखना चाहिए, ये चरित्र कांग्रेस पार्टी का हम मन में रखना चाहिए। फिर मैं बोल रही हूं सर, 2004 से लेकर 14 तक फोन बैंकिंग, जो व्हाइट पेपर में बाग है उसमें अंग है, ये बाकी सब नहीं है। व्हाइट पेपर के ऊपर बात करने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, मैं बात कर रही हूं व्हाइट पेपर में। फोन बैंकिंग के ऊपर, फोन घुमाओ लोन पाओ, यही था एडवर्टाइजमेंट यूपीए का। पेपर में नहीं आया, मगर फोन घुमाओ लोन पाओ, वही हुआ उस समय। सिफारिशों के सौगात से ही एनपीए संकट शुरू हुआ। एनपीए के संकट उससे ही शुरू हुआ, और कोलैटरल भी नहीं था, या आधा कोलैटरल देकर के पूरे लोन लिया। जब एनपीए को सुधारने के लिए हम जा रहे हैं, कोलैटरल लोन अगर 1 करोड़ का था, कोलैटरल 30 लाख तक भी नहीं था। प्रॉब्लम और ज्यादा हो रही है। पहले फोन करके गलत पार्टी को लोन देने के लिए बैंक को कंपल कर रही हो, फिर जब वो एनपीए हो जाता है, उनके कोलैटरल का कागज का टुकड़ा कुछ वैल्यू भी नहीं है, फिर बैंक कैसे सुधारेगी? दिस इज द कहानी ऑफ फोन बैंकिंग जो उस समय हुआ, और उसका इम्प्लीकेशंस मैं बोल रही हूं सर। उसका असर क्या हुआ बैंकिंग में, इंडियन इकोनॉमी में, कंपनीज का असर मैं बोल रही हूं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स increased by 12.3% in 2013 itself। उस समय ही 12.3% इंक्रीज हुआ ग्रॉस एनपीए। Oh sir, gross NPA in public sector banks 2009-10 में 2% था, 2.2% था, वो बढ़ करके
14% तक गया, 4.4% तक गया. Sir, return on assets for public sector banks fell from 0.97% to 0.5% between 9-10 to 13-14. Cost of funds, cost of deposits सब इंक्रीज हो गया था. बैंक्स ने लोन देने के काम को बंद करके बैठे क्योंकि उनसे आगे हो नहीं पा रहा था. नो रिकग्निशन ऑफ बैड लोन्स हो गया, आपको उसी समय पता चला, मगर बैंक बैड लोन को रिकग्नाइज तक नहीं किया और एवरग्रीनिंग भी हुआ. या बट आई हैव टू सेट द कॉन्टेक्स्ट माननीय मंत्री जी. सर, March 2014, the top 200 companies, this is absolutely important, top 200 companies. हाँ, तक नहीं होना चाहिए जी, देश का बर्बादी, आप कैसे तक हो गए? सर, top 200 companies, March 2014 में, top 200 companies with an interest coverage ratio of less than 1, old banks, ये भी important data है सर. Top 200. प्लीज बैठिए. नो, अरे top 200 companies. ये तरीका ठीक नहीं है. Top 200 companies कितना बाकी रखा बैंकों को सर? ये नंबर सुनना चाहिए वो लोग. Top 200 companies in March 2014 owed about 8.6 lakh crores to the banks. बैंक को बकाया 8.6 lakh crores था. Nearly 44% of those loans were yet to be recognized as problem assets. Problem asset का पहचान तक नहीं हुआ उस समय. हमने क्या किया? 4 शब्दों कह करके मैं बैठ जाता. रिकैपिटलाइजेशन किया बैंक का, एसेट क्वालिटी रिव्यू किया बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर हुआ उसका, प्रोविजनिंग किया, बैंक ब्यूरो सेटअप किया, डायरेक्ट लेंडिंग को फोन करके किसी को डायरेक्ट करके ले लोन दो ऐसे आदेश नहीं दिया. 4 स्ट्रैटेजी फॉर्म किया, आर का, रिकग्निशन, रेसोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स. आईबीसी कानून ले आया जिससे जल्दी निपट लें केसेस को और बैंक को पैसा वापस दें. मर्जर ऑफ बैंक्स बनाया, बैंक को मर्ज किया, फिर प्रोफेशनल बोर्ड्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया. उसका असर क्या है? हमारे इतने सारे स्टेप्स का कारण क्या हुआ? ये भी है व्हाइट पेपर में. इतना मेहनत करके ये सब करके आज उसका अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं. क्या अच्छा रिजल्ट सर? Decline in the gross NPA ratio to a multi-year low of 3.2%. NPA ratio कम होकर के 3.2% आया. Profitability of PSBs. Public sector bank के profitability increased from 37,000 crores to 1.08 lakh crores. Public sector banks आज कमा रहे profit. फिर सर, banks are handing over record dividend to the government, जिससे जन कल्याण के कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं. डिविडेंड पब्लिक सेक्टर बैंक दे रही है. फिर आज वही बैंक जो डेट लेडन था, कर्ज में डूबे हुए थे, आज वो पिलर ऑफ जन कल्याण बन रहे हैं. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स नॉट इंक्लूसिव ऑफ आरआरबी 12% ग्रो हुआ है इन द ईयर 2023, highest in 9 years. Therefore, sir, आज revival of credit growth, capital formation और जन कल्याण के लिए मुद्रा स्वनिधि जैसे अच्छे कार्यक्रम बैंक के द्वारा हम कर रहे हैं. So, इससे ना ज्यादा ना कहते हुए मैं एक विस्तृत रूप में प्रॉब्लम क्या था, बैड गवर्नेंस क्या था, बैड डिसीजन मेकिंग क्या था और उससे क्या असर पड़ा, ये बात बोले. फिर हमारे सरकार के द्वारा जो अच्छा कदम, पॉलिसी, लेजिस्लेटिव मेजर्स, इन सब के ऊपर ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हमने किया, उसके कारण आज भारत देश के बैंक हो, कोल सेक्टर हो, पूरे इकोनॉमी हो, अच्छे स्तर पर पहुंचा है.
एक जिम्मेदार गवर्नमेंट के नाते आने वाले पीढ़ियों को इतने गहरा सिचुएशन से अब भारत देश में इस कगार के पर पहुंचे हैं, तो बहुत मेहनत हुआ इस 10 कार्यकाल में, 10 साल में, उसका विश्लेषण है व्हाइट पेपर में। और अब से लेकर के 2047 में विकसित भारत बनाने वाले हम होंगे, जनता हमारे सपोर्ट देंगे, ब्लेसिंग देंगे। धन्यवाद सर। Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. This is not just an app, viewers, it's a direct conduit to a world of news delivered with unparalleled authority and integrity right at your fingertips. Republic World app is your gateway to the latest updates, live streams and the debates that have become the hallmark of our journalistic prowess. Download Republic World app, available on Google Play Store and Apple App Store.